हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी जागरण। फ्रेंड्स, जैसा कि इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी, वो पीवाईक्यू के लेकर थी। उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और हम फिर 2023 का जो आरओ का एग्जामिनेशन था, जो आपके 11 फरवरी 2024 में कंप्लीट किया गया था, यानी हुआ था पेपर, तो उसी को कंटिन्यू करते थे। और ये पेपर आप सभी जानते हैं, अवगत हैं इस चीज़ से कि ये पेपर निरस्त हो गया था इन्हीं कारणों से। तो हम अपने पिछला जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चन को देखा था। अब उसी 30 क्वेश्चन के यानी 31वें क्वेश्चन से क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स यह देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, उनकी नेचर क्या है, कैसे संभावना है, क्या हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, या आयोग में जो पेपर सेटर है, सेट करने वाले हैं, वो किस प्रकार के क्वेश्चन का चयन करते हैं, उनका सोचने का तरीका क्या है, कैसे सोच सकते हैं। वो आगामी पेपर है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि सारी चीज़ों को जान लेना, कि हम तो पढ़ते चले जाएँगे किसी चीज़ को, लेकिन पूछ कैसे रहा है, किस तरीके से सेटिंग हो रही है, ऑप्शन की सेटिंग कैसे की जा रही है, ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। सफलता और असफलता के बीच में एक गैप रह जाता है कि हम चीज़ों को उस तरीके से नहीं समझ रहे हैं जिस तरीके से आयोग ने हमसे पूछा है। हम अपने हिसाब से पढ़ते चले जाते हैं और एक जब परीक्षा हाल में पहुँचते हैं तो सारी चीज़ें अलग दिखती है, वो एक समस्या क्रिएट करती है। तो फ्रेंड्स, हमने 30 क्वेश्चन यहाँ से इससे पहले वीडियो में देख लिया था। अब उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और ये 31वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रुद्रमा के संदर्भ में है, रुद्रमा देवी जी के संदर्भ में है, ठीक? अब इनका पहला है कथन और कारण के संदर्भ में इनके विचार करना है, 2 स्टेटमेंट दिया है, कौन-सा गलत है, कौन-सा सही है, वही देखना है हमें। तो रुद्रमा वारंगल कार्तिकीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी, ठीक? कार्तिकीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी, ठीक है? फ्रेंड्स, तो ये करेक्ट है। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों और देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया। यह स्टेटमेंट एकदम सही। अब देखें, आप बोथ यानी 1 और 2 दोनों सही। फ्रेंड्स, थोड़ा-सा इनका स्टेटमेंट है, देखिए, इटली के निवासी जो मार्कोलो थे, रुद्रमा की प्रशासनिक क्षमता की बहुत प्रशंसा की थी, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये अब इनके बारे में थोड़ा भी देख लेते हैं। देखिए, चौथा हम लोगों ने यहाँ देखा, तो इससे पहले भी देख लेते हैं, हो सकता हो क्रम लगाने के लिए आ जाए। तो पूर्व में गणपति, महादेव और रुद्र प्रथम के बाद ये चौथी महिला थी, ठीक है फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ऐसी कोई व्यक्तित्व हो जो समाज में एक मानक स्थापित की हो, ठीक? जैसा कि हम अ, दिल्ली सल्तनत में देखते हैं तो ये आपकी रज़िया सुल्तान जी हैं। इसी तरीके से आप पूर्वोत्तर में देखेंगे तो हम आप कमेंट के माध्यम से बताएँगे कि कौन-कौन सी, हम हिंट दे रहे हैं, आप कमेंट के माध्यम से बताएँगे कौन-कौन सी शासिका वहाँ पे थी। तो पूर्वोत्तर में थी जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उपाधि दी थी, ठीक है? और आप कश्मीर में देखेंगे, ये आपका झारखंड, उड़ीसा, ये बेल्ट देखेंगे आप, ठीक है? मतलब ऐसे कहीं दक्षिण में आप देखेंगे, तो आप कमेंट के बताइए ऐसे कौन से व्यक्तित्व थे जिन्होंने एक मानक स्थापित किया समाज के सामने, ठीक? रानी लक्ष्मीबाई जी का देख लीजिए, झांसी की रानी है जो, उनका एक स्टेटमेंट है, हुग ने कहा था जो, ये काफ़ी प्रचलित है फ्रेंड्स। तो मान के चलें कि इस तरीके से क्वेश्चन अगर कुछ आपको लगता है कि हाँ, हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं और इस तरीके से कुछ लगता है, तो एक नोट कर लें कि यहाँ ये व्यक्ति तो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। क्योंकि सामान्य चीज़ें पे क्वेश्चन पूछने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 32वां क्वेश्चन जो है, वह क्या है? ठीक, इसमें भी कथन है, 2 कथन है। पहला कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखंड, ठीक? यानी पूर्व में जो 2000 से पहले था, उत्तर प्रदेश का हिस्से में 1960 में स्थापित, ठीक? ये स्टेटमेंट एकदम सही है फ्रेंड्स, ठीक? अब देखें, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 1901 से 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लायलपुर, कोयम्बटूर में 6 कृषि महाविश्वविद्यालय खोले गए थे। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि 1902 में
रेले आयोग बना था। उस आयोग की अनुशंसा पे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 में। उस समय गवर्नर जनरल आपके कर्जन थे। तब उसके बाद ही, ठीक है, ये महाविश्वविद्यालयों की गठन हुई है। यानी कि 1901 से 1905 जो दिया है, ये ना हो कि 1905 के बाद होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये गलत हो जाता है। तो हम पहला ही इसके जाएंगे सी के साथ। अब देखते हैं जो ये व्याख्या दी गई है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा है, देश में पहले कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की स्थापना 17 नवंबर 1960 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी, जो वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है। अब देखेंगे यहाँ के, देखिए लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से 1905 से 1907 के मध्य यही स्टेटमेंट समस्या है। देखिए 1905 से 7 के मध्य में ये 6 ठीक महाविद्यालय वो खोले गए। ठीक है, अब देखिए वर्तमान में जो कह रहा है कि 3 कृषि विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, पहला कौन है? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा बिहार। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें एक और चीज बता दें, जैसे कि विश्वविद्यालय के कॉन्टेक्स्ट में आ गया तो आप देखेंगे कि जो बोर्डों की स्थापना की जाती थी, जैसे हल्दी बोर्ड हुआ और काफी बोर्ड हुआ, मसाला बोर्ड हुआ, ये सारे बोर्ड से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस जगह पे है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, किस जगह पे है, बोर्ड का गठन कहाँ किया गया था, किस सन में किया गया था। इस तरीके से भी आपको क्रोनोलॉजी आ सकता है लगाने के लिए, आप इसको भी ध्यान में देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए 33वां क्वेश्चन जो कहता है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? 6वीं अनुसूची भारतीय अच्छा, कमेंट से आप बताइए कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहा है 6वीं अनुसूची। ठीक है, तो 6वीं अनुसूची कहता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसका ये। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, डी इसका आंसर। अब देखिए फ्रेंड, इसमें 5वीं अनुसूची देता है, तो 5वीं अनुसूची भी क्या है कि अनुसूची 6 से संबंधित है। लेकिन है क्या ये कि इन राज्यों के अतिरिक्त, ठीक है, राष्ट्रपति जहाँ अगर कहीं भी चाहता है, किसी मान लीजिए कि एक बड़ा राज्य है, उसमें अगर एक कोई छोटे क्षेत्र में भी चाहता है कि इस क्षेत्र अनुसूचित घोषित किया जाए, ठीक है, तो वो कर सकता है। तो 5वीं अनुसूची उससे संबंधित है राज्यों के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, राज्यों कॉन्टेक्स्ट में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के कॉन्टेक्स्ट में 5वीं अनुसूची की कौन कौन से इसमें स्थान या स्टेट शामिल हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए लिखिए राज्य के राज्य क्षेत्र को, ठीक है, अनुसूचित घोषित किया सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ को बताया। अब देखिए 34वां क्वेश्चन जो कहता है मिलान करना है, मिलाना है। ठीक है, देखते हैं क्या है 34वां। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देशों कंट्री के नाम दिए गए हैं। ठीक है, और फिर दिया गया है क्या कि हंगहाऊ एशिया खेल 2023 में प्राप्त पदकों की संख्या। अब यह स्थान आपके ओलंपिक में दे सकता है, ठीक, ओलंपिक उसके स्थान पर दे सकता है, या तो विंटर ओलंपिक दे सकता है। तो उसमें क्या है कि आप देखेंगे कि कौन से, अब तो ये क्वेश्चन पूछने का नेचर क्या है, पहले तो ये पदक दे दिया गया है। ठीक, आप ये देख लेंगे कि पदक के सामने मिलान करने के लिए कौन से देश ने कितना पदक जीता था। और दूसरा एंगल यहाँ पे बनता है कि भारत किस स्थान पे रहा पदक पाने में। यानी मान लीजिए कि कोई 200 है, ठीक है, 200 है, कोई 180 है, कोई 190 है, ऐसे करके है। अगर मान्य क्रोनोलॉजी लगाई हुई है, भारत 5वें स्थान पे इसमें आता है। ठीक है, तो आप 5वां स्थान देख लेंगे कि भारत कहाँ 5वां स्थान है पदक प्राप्त करने में। और जितने गेम जो इंपॉर्टेंट गेम होते हैं उनको इस तो जरूर देख के जाना चाहिए, पदक देख के जाना चाहिए। कितने गेम हैं, यहाँ तक कि पूछा जाता है कि कौन सी जैसे कि एशियाई खेल में कितने गेम हैं, ठीक है, नए कितने गेम जोड़े गए हैं इसमें। इस तरीके का भी अप्रोच आपको इसमें लेके चलना है फ्रेंड्स। मैंने क्या बताया कि कितने गेम हैं टोटल और कितने गेम जोड़े गए हैं इस साल में, या तो कितने पदक किस राष्ट्र ने जीते हैं, या तो भारत की स्कोरिंग क्या है, किस क्रम पे है भारत। ठीक है, या तो कोई स्पेसिफिक कोई गेम हो गया उसके बारे में पूछा जा सकता है, या तो कि भारत में कितने स्वर्ण पदक लाए, कितने कांस्य पदक लाए, या टोटल कितने पदक लाए। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। और किसने लाया है ये तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है कि किस खिलाड़ी ने कौन गोल्ड लाया है, कौन सिल्वर लाया है, कौन कांस्य लाया है। इस तरीके से भी आप देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि चीन ने क्या किया है कि टोटल 383 पदक लाए हैं, स्वर्ण कितने हैं, 200। इसी तरीके से आप अपना एक वो बना लेंगे, चार्ट बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से, या तो इम्पोर्टेंट देश का है तो अब अगर और हुआ अगर कोई गेम तो उसको भी आप देख के जाएंगे, इसको भी आप देख के जाएंगे। हो सकता है रिपीट इसी में से कुछ क्वेश्चन पूछ जाए कि भारत चौथे स्थान पे है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 35वां क्वेश्चन। आपका 35वां क्वेश्चन क्या है कि विटामिन से संबंधित है। तो कौन से विटामिन किससे संबंधित है? अब देखिए विटामिन सी एक ना एक क्वेश्चन तो बन के ही आता है, या तो उसका वैज्ञानिक नाम पूछता है, ठीक? या तो मिलान करने के लिए आता है कौन सी बीमारी इसके कारण होती है, और तीसरा पूछता है कि कौन से सोर्स है किस विटामिन के। मैंने क्या-क्या चीज़ रिपीट की? पहले उसका वैज्ञानिक नाम, ठीक? फिर उसके बाद इसकी कौन सी बीमारी होती है, और तीसरा कि उसमें कौन-कौन से रिसोर्स हैं उसकी पूर्ति हेतु, विटामिन ए के क्या है, बी के क्या है, सी क्या है, इस तरीके से आपको देखना है। तो यहाँ पे दिया क्या है कि बीमारी दी गई है कि किस की विटामिन की कमी से कौन-सी बीमारी होती है। तो विटामिन आप देखेंगे फॉलिक जो एसिड है, ठीक है? इससे क संबंधित है एनीमिया समस्या हो, ठीक? ठीक? और विटामिन सी से आप देखेंगे तो स्कर्वी होता है। विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी होगा। विटामिन बी1 से क्या होगा? बेरी-बेरी होगा। ठीक? अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप पूरे विटामिन को कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा एक चीज़ और कि हार्मोन से भी क्वेश्चन पूछता है। फ्रेंड्स हार्मोन्स भी आप देख के जाएँगे, तो उससे भी क्वेश्चन संभावित है, पूछा आता है। अब 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लिखित कथनों में क्या सही है? ठीक? तो कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित है। ठीक है फ्रेंड्स? तो यह स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है फ्रेंड्स? अब प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित है, ये सही है। यानी बी सही है, ये गलत है। ए इसका आंसर होना चाहिए। हम आपको बता दें कि 3 से ये 6 है। फ्रेंड यहाँ भी एक थोड़ा-सा कंसर्न है। देखिए उत्तर प्रदेश में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु जो है 4 से 6 वर्ष दी गई है, लेकिन 4 से 6 नहीं, ये 3 होना चाहिए। जो शिक्षा नीति आई है, ठीक है? उसमें भी आप देखेंगे 3 से 6 वर्ष दी गई है प्राथमिक, ठीक है? यानी प्राथमिक से पूर्व। जैसे आंगनबाड़ी में भी आप देखेंगे, तो आंगनबाड़ी में भी जो बच्चे जाते हैं, वो 3 से 6 साल के मध्य जाएँगे, और 6 साल से क्या होगी, वो माना जाएगा कि 6 वर्ष का बच्चा अगर हो जाता है, तो उसको क्लास फर्स्ट में नाम लिखाना, यानी प्राथमिक शिक्षा में वो आ जाएगा, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये देखिए आप ये डायग्राम में 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है? ये पाठ्यक्रम है, शैक्षणिक ढांचे को पुनर्गठित किया गया है, तो इसी के संदर्भ में बताया गया। आप यहाँ करेक्ट कर लेंगे, मुझे यहाँ कुछ कंसर्न है, यहाँ 3 होना चाहिए, 3 से 6, ठीक? आप चेक भी कर लेंगे, और आप कमेंट के माध्यम से बताएँ क्या मैं सही हूँ कि गलत हूँ, ठीक? 37वां क्वेश्चन आप देखें, तो क्या कहता है? भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही, ठीक? क्रोनोलॉजी यहाँ पे भी दी गया। देखिए फ्रेंड्स हमने पहले वीडियो में देखा कितनी क्रोनोलॉजी है। अब क्रोनोलॉजी का ये मतलब निकलता है कि आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो आप अपने दिमाग के रैक, मतलब दिमाग में एक रैक होता है, समझ लीजिए। कहने का मतलब है कि आप उसको किस तरीके से सजाए हुए हैं। ऐसा नहीं ना है कोई हर चीज़ें इधर-उधर बिखरी हुई हैं। तो सीक्वेंस में आप किसी चीज़ को व्यवस्थित कैसे किए हुए हैं, वो चेक करना चाहता है एग्ज़ामिनर आपसे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि स्टेटमेंट दिया है, रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड। अब देख लेते हैं इसका क्या है। तो रानीगंज में कोयला का प्रथम उत्पादन क्या था? 1774 में हुआ था, फर्स्ट है, ठीक? अब राष्ट्रीय यानी एनसीडीसी जो है, उसकी स्थापना 1956 में हुई थी। अब कोयले खदानों की राष्ट्रीयकरण कब की गई थी? तो 2 चरणों में की गई। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि पूछा सकता है आपसे कि कोयले खदानों की राष्ट्रीयकरण वर्ष में की गई थी, किन चरणों में की गई थी? तो आप 2 चरण में आप देखेंगे। क्या है? पहले 1 मई, ठीक, 1972, फिर 1 मई 1973। फिर कोल इंडिया लिमिटेड जो है, ठीक है फ्रेंड्स, की स्थापना कब की गई थी? नवंबर में 75 में की गई थी। ये इसका सीरियल है फ्रेंड्स। अब कोल इंडिया लिमिटेड क्या है? एक महारत्न कंपनी। अब महारत्न कंपनी के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, आप उसको देखेंगे, कौन-कौन से क्राइटेरिया होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं इस चीज़ों को इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप उसको सर्च करें। जब अगर चीज़ों को मैं यहीं बता दूँगा, तो आप इस चीज़ को एक बार देखेंगे, फिर भूल जाएँगे। लेकिन यदि आप इस चीज़ को अपने से सर्च करते हैं, तो चीज़ें काफ़ी दिन तक याद रहेंगी। मैं इस चीज़ पे बल दे रहा हूँ, और आप निसंदेह इसको ज़रूर देख कर ही जाइए, लेकिन देख के कमेंट में ज़रूर लिखिए कि सर ऐसी-ऐसी बात है, और ये ऐसी-ऐसी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, तब महारत्न का दर्जा उनको कंपनी को मिलता है, किसी भी कंपनी को, ठीक? अब 38वां क्वेश्चन देखा जाए, तो क्या कहता है 38वां क्वेश्चन? देखिए, अभिकथन है और कारण है, ठीक है? तो पहला है स्टेटमेंट, विश्ववितीय बायोम सबसे घना और सर्वाधिक जैवभार वाला बायोम है। स्टेटमेंट सही है, ठीक? और विश्ववितीय वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा और उच्च तापमान होता है। एकदम स्टेटमेंट सही है, ठीक?
अब विषुवती का कॉन्टेक्स्ट ये हो गया क्षेत्र का फ्रेंड्स। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है? ये विषुवत रेखा है, ठीक है? तो 5 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिण में ये विषुवती वन क्षेत्र है। इसमें क्या है, वर्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। देख लेते हैं। अब स्टेटमेंट क्या, कथन और कारण दोनों भी सही व्याख्या है और बी होगा इसका, ठीक है? तो अब देखेंगे आप यहाँ पे, अगर व्याख्या देखा जाए तो विषुवतीय वायुओं का विस्तार विषुवतीय रेखा के दोनों तरफ यानी उत्तर और दक्षिण में 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश तक होता है, ठीक? पूरे वर्ष उच्च तापमान, आर्द्रता और भारी वर्षा होने के कारण सदाबहार वन का विकास होता है, ठीक? फ्रेंड्स ये देखा आपने। अब यहाँ पे देखिए जीव जंतुओं की मतलब प्रजातियां बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। पृथ्वी की आधे से अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियां जो है इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब 39वां क्वेश्चन यदि हम देखें तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में कथन है। अब लिखा क्या है कि वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, एकदम सही है। अब सीताराम उनका अंतिम उपन्यास है, एकदम सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखेंगे, देखिए इनकी एक जो प्रथम जो रचना थी तो क्या थी, दुर्गेश नंदिनी इनकी पहली रचना थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सीताराम इनकी अंतिम उपन्यास थी, ठीक। अब आनंद मठ उपन्यास में इन्होंने सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है, ठीक है। और तो सारा स्टेटमेंट्स हमने देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए अगर इनके बारे में, बंकिम चट्टोपाध्याय के बारे में दिया गया है तो आप देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में दे सकता है, या किसी ऐसे व्यक्तित्व के बारे में दे सकता है कि जो हमारे सोसाइटी कल्चर को एक सही दिशा दिए हों, ठीक है। उनका कंट्रीब्यूशन हमारे राष्ट्र के प्रति काफ़ी अच्छा हो, ठीक है। तो इन कॉन्टेक्स्ट में आप ये क्वेश्चन देखेंगे, जैसे राजा राम मोहन राय जी को देख लेंगे आप, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे, नोटिस करेंगे सारी चीज़ों की, कौन व्यक्तित्व किस आचरण का है, किसने क्या किया है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रेंड्स। अब देखते हैं, ठीक। अब वहाँ कोयले के संदर्भ में आपने देखा था, अब देखिए यहाँ बैंकों का राष्ट्रीयकरण के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है कि क्या है, ठीक है। अब इसको भी क्रोनोलॉजी लगाना है, कालानुक्रम अनुसार इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो हम देखेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है फ्रेंड्स 2 चरणों में हुआ था। एक तो 1969 में हुआ है, फिर एक आप देखेंगे 80 के संदर्भ में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ स्टेटमेंट है, हम यहाँ देखिए, अब बैंकों के संदर्भ में है, यहीं आप बीमा कंपनी एलआईसी के बारे में भी आपको पता करना चाहिए कि एलआईसी का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, किन चरणों में किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ भी देखेंगे, तो देखिए आप, बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रथम चरण जो था 19 जुलाई 1969। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना जो थी, ठीक है, वो कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1975। अब यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना है क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, वित्तीय समावेशन जो है, ठीक है, यानी सभी जो नागरिक हैं उनका कंट्रीब्यूशन हो इकोनॉमी में, उनके ग्राम के पास ही बैंक खुले, शाखाएं खुले, जिससे वो अर्थव्यवस्था में जुड़ सकें। इसके उद्देश्य हेतु इन सारी चीज़ों को किया गया था। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण जो था 15 अप्रैल 1980 में किया गया था। और राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक यानी नाबार्ड जो है, ठीक है, नाबार्ड आप भी जानते हैं कि सीधे लोन नहीं देता है, वो बैंकों को करता है और ग्रामीण विकास हेतु काफ़ी उपयोगी है, ठीक है। और 12 जुलाई 1982 में इसका गठन। अब सिडबी भी आप देख लेंगे कब हुआ था, सेबी, सीडबी, ये सारी चीज़ें आप देख के चलेंगे कि कब स्थापना किसकी हुई थी, कभी भी पूछा सकता है आपसे ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब नाबार्ड की स्थापना देखिए, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, शिवरमन कमेटी के सिफारिश पे इसका स्थापना किया गया था, ठीक है, स्थापित किया गया था नाबार्ड। अब 41वां क्वेश्चन यदि देखें, बैंक के लेन-देन में पिन का क्या, आप एटीएम का पिन बनाते हैं या किसी चीज़ की पिन आप जनरेट करते हैं, तो उस पिन का फुल नेम क्या है, तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका फुल नेम है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि पिन का अगर फुल नेम पूछा गया है तो आरटीजीएस का भी पूछा सकता है, निफ्ट का भी पूछा सकता है, यूपीआई का भी पूछा सकता है, ठीक है। एआई क्या है, एआई का फुल नेम बताइए, तो इस चीज़ें से पूछा सकता है। तो आपको अवेयर रहना है सोसाइटी के प्रति। आप जो भी चीज़ें, अगर आप दिनचर्या में जो चीज़ें कर रहे हैं, तो आप देखेंगे शॉर्ट चीज़ में नाम लिया जा रहा है तो क्या है, कभी भी पूछा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब 42वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब 42वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की थी? तो आप भी जानेंगे कि एससीओ था इसका आंसर। अब एससीओ का गठन 2001 में हुआ है फ्रेंड्स।
अब देखिए यहाँ थोड़ा-सा करेक्ट कर लेंगे आप कि इसके कुल 8 सदस्य दिए गए हैं, लेकिन वर्तमान में इसमें कुल 9 सदस्य हैं। ईरान को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स? आप करेक्ट कर लेंगे इसको, ठीक। अब 43वां क्वेश्चन यदि देखा जाए, तो है क्या क्वेश्चन? भारत में लवणी मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। अब यहाँ लवणी मिट्टी दिया हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे 3-4 मिट्टियों के जो प्रकार हैं, जो पूछे जाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे काली मृदा के बारे में पूछा जाता है, लेटराइट मृदा के बारे में पूछा जाता है, मैदानी मृदा के बारे में पूछा सकता है कि किस प्रकार जलोढ़ मृदा है, ठीक है? क्या चीज़ है? उनके क्रम को पूछा सकता है कि मिट्टी के निर्माण के बताइए, बामर, जलोढ़, ये सारी चीज़ें क्रम, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। मैं फ्रेंड यहाँ पे अगर बताता हूँ तो आप चीज़ों को यहीं सोच समझ के छोड़ देंगे। लेकिन आप अगर अपने हिसाब से, जैसे मैंने पहले ही बताया है, तो आपको चीज़ें ज़्यादा निकाल रहेंगी। आप इसको क्रम को भी याद रखेंगे कि मिट्टी के निर्माण का जो चरण है, वो कहाँ से कहाँ तक है। पहले क्रम पे कौन है, दूसरे क्रम पे कौन है, तीसरे क्रम पे कौन है, चौथे क्रम पे क्या है? इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अब देखेंगे लवणी सेकंड क्या है स्टूडेंट? लवणी मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। ये स्टूडेंट सही है, यानी इसकी व्याख्या भी ये करता है। देखिए आंसर डी है। अब इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं फ्रेंड कि भारत में लवणी मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, ठीक, इन वनस्पति में अभाव पाया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस मृदा में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की अधिकता होती है, ठीक। इसको अगर हमको थोड़ा-सा अच्छा करना है कि हाँ, कृषि उपयोगी हो जाए, कृषि योग्य बनाया जा सकती है, तो अगर इसमें आप जिप्सम और पाइराट अगर यूज़ कर लिया जाए, तो ये कृषि योग्य बन जाता है। फ्रेंड्स ये भी पूछा जाता है कि क्या मिला दिया जाए लवणी मृदा में कि यह कृषि योग्य बन जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप काली मृदा को भी देख के ज़रूर जाएँगे कि उसकी क्या है, विशेषता क्या है या कमी क्या है। इसी तरीके से आप लेटराइट मृदा भी देखे जाएँगे, ठीक। और फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 44वें क्वेश्चन पे। 44वां क्वेश्चन में यदि आप देखेंगे, तो बुरहान उल मुल्क सर आदत खां के संदर्भ में है, ठीक है। अब कहता है क्या है कि अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक रहे हैं, स्टेटमेंट सही है। उसने सैयद बंधु के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था, सही है स्टेटमेंट। अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों स्टेटमेंट सही है। हमें यहाँ नहीं देखना है इनके बारे में, नहीं जब बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए या कुछ चाहिए। अब देखेंगे कि आप इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर इनके बारे में पूछा है, तो अवध के बारे में यदि पूछा है, तो हैदराबाद के बारे में क्यों नहीं पूछा सकता है? या कोई ऐसे जैसे बुंदेलखंड का क्षेत्र कब घोषित किया गया था राजाओं को, आप उसके बारे में देखेंगे। तो ऐसे क्षेत्र जो देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हो, जैसे आगरा की स्थापना किसने की, जौनपुर की स्थापना किसने की, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे क्या है, किसने स्थापना की, या कोई विशेष हो, या हरिहर बुक्का जी ने क्या किया, ठीक? इस तरीके से आप दक्षिण में राज्यों को देखेंगे कौन किस एस्टेब्लिश करता है, कौन से राज्य। आपको यहाँ से ये चीज़ें पता चलती है कि हाँ, अप्रोच जो है जो भी पेपर सेटर है उसका अप्रोच ये है कि आप अवध इम्पोर्टेंट था उस समय भी, तो पूछा, इससे पूछा, इस तरीके से पूछा जाता है। अब 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपको स्टेटमेंट अगर पढ़ना हो तो यहाँ पे पॉज़ करके आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। 45वां अगर क्वेश्चन देखें, तो 45वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए अभिकथन और कारण है। कहता क्या है कि भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा जैसे उत्तर-पश्चिमी राज्यों में की जाती है। स्टेटमेंट सही है। इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करता है। ये पश्चिमी विक्षोभ जो होता है फ्रेंड्स, उसका है, ये गलत है, ठीक है फ्रेंड्स? ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए इसका क्या है कि ए सही है, आर गलत है, जैसा कि मैंने बताया। पश्चिमी विक्षोभ जो होता है उसके कारण होता है कि शीत ऋतु में भी आप देखेंगे कि बारिश होगी, ठीक है? फ्रेंड्स अब अपने आप स्टेटमेंट पढ़ लेंगे पॉज़ करके, क्या सारी चीज़ें हैं। अब 46वां क्वेश्चन ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के पीछे बड़ा अच्छी चीज़ें छुपी हुई हैं। आप प्रत्येक वर्ष देखेंगे कि यूरोप से, रूस से और ख़ासकर यूरोप से तो आप जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ठीक? इन सब से इंग्लैंड हो गया, इन सब से हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है कि कौन मैनचेस्टर है, कोयले का क्षेत्र कहाँ है, ठीक है? आयरन का क्षेत्र कहाँ है, ठीक? इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो आप जब भी पेपर देने जाएँ तो यूरोप को अच्छी तरीके से पढ़ के जाएँ, वहाँ औद्योगिक क्षेत्र देख के जाएँ, ठीक है?
ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करके जाएँ फ्रेंड्स। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, रूस में कुंजबास क्षेत्र जो है, उसके संदर्भ में है, ये क्यों फेमस है? तो यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क से समृद्ध है, स्टेटमेंट सही है। नार्बो सी ब्रिक्स इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, ये स्टेटमेंट भी सही है एकदम, ठीक? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाना चाहिए। देखिए, देखिए ए इसका आंसर होना चाहिए। तो देखेंगे आप इसके अतिरिक्त रूस में लोहे, मैग्नीशियम, बॉक्साइट के भंडार मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक? तो आप इस चीज़ों को ज़रूर देख के जाएँगे, जैसे मैंने यूरो को बताया, ठीक? आप कुछ अफ्रीकी कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में भी देख सकते हैं, कि कौन-सी कंट्री कहाँ है, इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है। साउथ अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में भी आप जानते हैं, क्यों फेमस है साउथ अफ्रीका। तो आप देखेंगे 47वां क्वेश्चन क्या कहता है? अभिकथन है, ठीक है? और कारण है। अब अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। यह सत्याग्रह इसलिए, ये पहला स्टेटमेंट तो सही है, सीमित लोगों से किया था। सेकंड क्या है? यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे। यह स्टेटमेंट गलत है फ्रेंड्स, ठीक है? इसलिए गलत है क्योंकि इसका उद्देश्य, आप देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे पहले थे, ठीक है फ्रेंड्स? तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, था क्या कि निथिगो जो थे, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि भारतीय लोग भी इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हैं। तो उस मिथ को मिटाने के लिए गांधी जी ने यह सत्याग्रह भी करवाया था। इसको दिल्ली चलो नारा भी कहते हैं। यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि काफ़ी दिनों से कोई सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद से कोई ऐसा कुछ आंदोलन हुआ नहीं था, सब सुप्ता अवस्था में था। तो लोग आंदोलन के तैयार नहीं थे, जैसा कि अपेक्षा कर रहे थे कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया जाए या कुछ। तो इसके लिए गांधी जी ने क्या किया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, उसे अंग्रेज़ों को स्पष्ट किया कि हाँ, अंग्रेज़ों के साथ हम लोग नहीं हैं, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारत भारत शामिल नहीं है, ठीक? और प्लस पूरे कांग्रेस को एक संदेश भेजने के लिए भी था कि पूरे कांग्रेस के लोग एकजुट हो जाएँ। जनता में एक मैसेज था कि हाँ, कि एकता की भावना जागृत हो, जो सुप्तावस्था में सारी चीज़ें चल रही थी उस समय। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये सारे मैटर, अब देखिए फ्रेंड्स, इससे हमें ये क्वेश्चन तो मान लीजिए बेसिक नॉलेज हो जाता है, लेकिन ये क्या है कि ये स्टेटमेंट है। गांधी जी ने क्यों स्टार्ट किया? उसका ये कारण है। 1857 का क्रांति संविधान आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ और असहयोग आंदोलन खत्म क्यों किया गया? उसके पीछे का कारण, ठीक? जलियांवाला हत्याकांड क्यों हुआ? उसके पीछे का कारण, ठीक? खिलाफत आंदोलन क्या था? अब ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए आप स्वदेशी आंदोलन, उससे सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि कौन बंगाल से बाहर भी उसको ले जाना चाहता था। ठीक है फ्रेंड्स? आप ये स्टेटमेंट पढ़ लेंगे पॉज़ करके। अब 48वां क्वेश्चन यदि हम देखें, बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है? बी वह, ठीक, ब्रह्म समाज नेता और समाज सुधारक थे। स्टेटमेंट स अब सेकंड क्या है? न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन आप देखेंगे कि एनी बेसेंट जी को देखेंगे तो उनकी भी पत्रिका न्यू इंडिया थी, और एक कामनवेली थी। ठीक है? 2 पत्रिका उनकी थी। तो आप देखेंगे कि इनका भी ये कन्फ्यूज़न में आ सकता है, ठीक है? कि क्या है? तो आपको क्या करना है कि आप एक ऐसे चार्ट बनाइए, ऐसे चार्ट बनाइए। ये हर साल आपको क्वेश्चन किसी न किसी ग्रुप में मिलेगा। चार्ट बनाइए ऐसे करके, यहाँ व्यक्तित्व का नाम लिखिए कि कौन से व्यक्तित्व हैं, उनके पत्र-पत्रिका लिखिए, और तीसरा है बनाइए कि आप किस क्षेत्र में उन्होंने काम किया था। इस तरीके से आपके पास एक चार्ट रहेगा तो चीज़ें आपको रिकॉल रहेगी। किस सन में स्टार्ट किया गया और उसकी विशेषता क्या थी, ये आप ऐसे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, चा ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तो आप इसको डिलीवर कर पाएँगे। होगा क्या कि एक चीज़ एक साथ आपकी सारी चीज़ें एक पन्ने पे रहेंगी, तो आसानी से आप इसको रिकॉल करेंगे। देखिए आंसर इसका बी है। बिपिन चंद्र पाल एक ब्रह्म समाजी नेता और समाज सुधारक थे। क्या है, 1892 में न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका को स्थापित किया इन्होंने। अब देखिए इनकी कुछ अन्य जो पत्रिकाएँ हैं, क्या हैं? परिदर्शक 1880, बंगाल पब्लिक ओपिनियन 82 में है, लाहौर ट्रिब्यूनल 87 में है, स्वराज्य आप देखेंगे, देखिए 1908 से 11
बंगाली हुए देखेंगे। अब देखिए इसमें कई नाम तो आपको देखेंगे कि सीधे-सीधे किन और भी जो हमारे नेता हैं उनके भी है, ठीक है? अब देखेंगे 49वां क्वेश्चन, क्या कहता है कि तेल शोध क्षेत्र दिया गया है, ठीक? राज्य दिया गया है, कौन किससे संबंधित है इसके बारे में पूछा है। फ्रेंड्स तो यहाँ आप तेल शोधनशाला का क्षेत्र दिया गया है, इसके स्थान पे कोयला दे सकता है, बॉक्साइट दे सकता है, कोई भी आप टीना देखेंगे, तांबा देखेंगे, ठीक? या कोई भी भंडारण यूरेनियम का देख सकते हैं। कोई भी क्षेत्र जो है इस तरीके से आ सकता है, पूछा सकता है कि हाँ, इसकी किस क्षेत्र में, किस राज्य में है, सीधे-सीधे स्टूडेंट। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या आपको चारों पता होना चाहिए मिलान करने के लिए, ठीक? और यदि इसमें आपसे 2, 1, 3 भी याद होता है तो आप आंसर तक पहुँचेंगे। जैसे कि अगर हम देखें तो बरौनी क्या है? बिहार में। बंगोई गाँव जो है वो असम में आपको देखने को मिलेगा। बीना क्या है? मध्य प्रदेश में है। कोयली क्या है? गुजरात में है। इस तरीके से फ्रेंड्स तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया इसको ज़रूर ये सब देख के जाइए क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने सीधे-सीधे मिल सकता है, ठीक? यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट भी देख लीजिए, आप पढ़ देंगे, वही जो बताया मैंने वही है सेम। 50वां क्वेश्चन मैथ, जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ये मैथ और रीज़निंग के जो क्वेश्चन हैं, हम किसी और वीडियो में इसको कवर करेंगे। अभी हम जो जीएस के क्वेश्चन हैं उनको ही देखेंगे। अब 51 नंबर क्वेश्चन लिखा है, नंदिनी कृषि समृद्धि योजना किस संदर्भ में पूछा है? अब क्या है, इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थरपाकर, गंगातीरी प्रजाति की दुधारू गाय सम्मिलित है। ये स्टेटमेंट्स केवल भी दिया हुआ है, फिर भी ये चीज़ सही है, इतना ही प्रजाति है, ठीक? अब लाभार्थियों के पास गोपालन का कम से कम 1 वर्ष दिया गया फ्रेंड्स, 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जो कि 1 नहीं है 3 वर्ष का है, कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये स्टेटमेंट सही है बट ये गलत है। अब ये भी है कि जो ये योजना है, कौन-सा? नंदिनी कृषि समृद्धि योजना, तो एक ठीक मिशन है, नंद बाबा दूध मिशन, उसके अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स? तो कम से कम अब देखिए कुछ इसके एक क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि कम से कम 0.5 एकड़ भूमि होनी चाहिए, चारा उत्पादन 1.5 एकड़ भूमि होना चाहिए स्वयं की, अथवा कम से कम 7 वर्ष का लीज पे होना चाहिए, ठीक? अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार या तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी की योजना होती है तो उसमें कुछ योजना के योजना को प्राप्त करने हेतु कुछ क्राइटेरिया होती है। जैसे किसान सम्मान निधि देख लेंगे आप, ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है। तो इसमें कुछ क्राइटेरिया हैं कि क्या-क्या एक किसान को फुलफिल करना चाहिए कि जिससे वो चीज़ प्राप्त हो। या कोई और भी योजना हो गई जो सरकार के द्वारा स्थापित की जाती है, उसके बारे में भी देख लेंगे कि लाभार्थी के पास क्या-क्या होना चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ये सीधे-सीधे अवेयरनेस से क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ, आप कितने अवेयर हैं सोसाइटी के प्रति। आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो सोसाइटी के बारे में जानें कि अगर सरकार की योजनाएँ हैं, तो किस तरीके से कौन-कौन लाभार्थी हो सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये भी क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। अब देखें हम 53वां क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन यदि देखें फ्रेंड्स, तो है क्या? मुगल शासकों पर विचार कीजिए, उनकी क्रोनोलॉजी लगाना है। देखिए फ्रेंड, इससे पहले वाले वीडियो हम लोगों ने देखा था कि सैयद वंश के संदर्भ में था, तो मैंने आपको बताया था कि आप मुगल का भी देख लेंगे या दिल्ली सल्तनत के जितने भी हैं, गुलाम हो गए, तुगलक वंश हो गया, लोधी वंश हो गए, खिजली वंश हो गए, ठीक है? तो इनके भी क्रम को देख लेंगे, या तो भारत में जो विदेशी शक्तियाँ थी उनके आगमन के देख लेंगे, या तो उनके जो कारखाने स्थापित करते हैं, उनके बारे में देख लेंगे। तो इस चीज़ों को आपको सही क्रम में देखना होगा, किसी पन्ने पे छोटे-छोटे में, या तो आप कोई अगर आपको शॉर्ट ट्रिक याद हो जाए, वो सबसे बेटर रहता है कि कोई आप अपने व्यक्तिगत से जोड़ के अगर कोई चीज़ चलते हैं ना, शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं ना, किसी का दिया हुआ नहीं, किसी का दिया हुआ आदमी बहुत दिन तक याद नहीं रहता है, एग्ज़ामिनेशन हॉल में भूल जाता है। लेकिन अगर यदि आप अपने से कोई शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, वो अपने किसी भाषा में बनाएँ, अपने विचार से, लेकिन वो आपको परीक्षा हॉल में आप उसको डिलीवर कर पाएँगे। तो इस तरीके से आपको क्रोनोलॉजी देख अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मुगल शासकों के संदर्भ में है, इनकी बहादुर शाह क्या है 1707 से 12 के मध्य है। जहांदार शाह क्या है 12 से 13 है। फारूक सी 13 से 19 है। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 के मध्य है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे बाद में, फॉर्मूला ओके। 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं,
है क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम? अब देखिए यहाँ भी क्रमवादी दिया हुआ कि जो शब्द है प्रस्तावना प्रियम्बल में, उनके क्वेश्चन को देखना है कि क्या क्या कौन सी चीजें सही हैं। ठीक है, स्टेटमेंट है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, ठीक, ये भी क्वेश्चन सही रहता है। ठीक है, अब देखेंगे स्वतंत्रता के कॉन्टेक्स्ट में अगर यहाँ से आपको गणतंत्र के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है कि गणतंत्र होना चाहिए, ठीक, गणराज्य बनाने के संदर्भ में, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि स्वतंत्रता का भी देख लेते हैं, जैसे कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये क्रम है उसका, यहाँ देखेंगे। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये देख लेंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये देख लेंगे। इस तरीके से क्रम आप देख के चलेंगे। ठीक है, तो अब ये भी देख लेंगे, पहला में गणतंत्र की बात करता है, दूसरे में क्या करता है कि न्याय की बात करेगा, तीसरे में स्वतंत्रता की बात करेगा, चौथे में समानता की बात करेगा, समता की बात करेगा। इस तरीके से भी क्रम है इसका, आप ये भी देख के जाएंगे। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन में, ठीक है, 76 में जो मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में बना था, तो उसमें क्या है, 4 शब्द जो कहते तो 3 शब्द हैं, लेकिन इसमें एक चौथा शब्द भी कभी आयोग के द्वारा भी है टिप्पणी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था प्रियम्बल में। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ये भी क्वेश्चन सीधे-सीधे आता है कि बताइए प्रियम्बल में कौन सा जोड़ा गया था शब्द को? और या तो पूछा सकता है कि 42वां संविधान संशोधन से पहले संविधान किस प्रकार से था? तो इन सारे चारों शब्दों को हटा दिया जाए, तो वो इस प्रकार से रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको इस तरीके से भी देख लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, 56वां जो क्वेश्चन है, पंचायत राज। आप पंचायत राज को एक इम्पॉर्टेंट मान के चलेंगे। नगर पंचायत और पंचायत, ये दोनों से क्वेश्चन अति संभावना होती है फ्रेंड्स। अब इसका अनुसूची कौन-सा है? ठीक है, वो भी आप देखेंगे कि 11वां 12वां अनुसूची किस संदर्भ में है क्या? पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। अब ये देखिए आयु दिया है 18 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, ये 21 होनी चाहिए, ठीक? अब पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव चुनाव आयोग के द्वारा परीक्षण में होता है, तो ये एकदम सही है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, उसके सुपरविज़न में ये सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेंगे जो 21 अनुच्छेद 243 च है, वो न्यूनतम आयु के संदर्भ में बात करता है कि कितनी सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। ठीक, अब 57वां क्वेश्चन यदि देखें तो एक मार्का के कॉन्टेक्स्ट में है फ्रेंड्स। तो एक मार्का किसी उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक होता है, सही स्टेटमेंट है। एक मार्का का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है, ये क्वेश्चन, और इसका आंसर केवल एक होना चाहिए, नहीं इसका सी आंसर होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे एक मार्का जो होता है कृषि उत्पाद की गुणवत्ता उसका सूचक होती है, और एक मार्का का जो प्रमाण पत्र होता है विपणन निरीक्षण निर्देशालय किसी किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी। अब फ्रेंड इसका अगर लोगो देखा जाए तो ऐसे होता है, ठीक, यहाँ भारत सरकार लिखा होगा, यहाँ भारत सरकार लिखा होगा, और ये इस प्रकार से ऐसे एक मार्का इसमें लिखा होता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक, इसका ये लोगो होता है। अब देखेंगे इसका मुख्यालय जो है, ठीक है, आप मुख्यालय है क्या, फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है, ठीक, इन मार्का का, ठीक है। अब यह रेगुलेट किससे किया जाता है कि तो जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 था, उसके कॉन्टेक्स्ट में है ये, ठीक। और फ्रेंड्स, अब इसके अगर आपने यहाँ देखा तो फसाई के बारे में भी आपको देख के जाना चाहिए, BIS के बारे में जाना चाहिए, इको मार्का क्या होना चाहिए, और सारी चीज़ें हैं जितने भी मानक होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आप किसी प्रोडक्ट पे ग्रीन ऐसे बिंदी बना रहेगा और ऐसे यहाँ पे रेड रहेगा, इसका क्या मतलब है? आपको इससे भी अवेयर होना चाहिए। एक में रेड दिखेगा, एक में ग्रीन दिखेगा, तो ग्रीन जो होगा वो पूर्णतः एग्रीकल्चर बेस होगा, और जो रेड होता है इसमें क्या है कि मांसाहारी जो चीज़ें होती हैं, जिसमें अंडे वगैरह का यूज़ किया गया होगा, तो इसमें ये बनता है, तो आपको ये चीज़ें, अब खास कर देखिए एक मार्का जो है वो तेल जो होता है, ठीक है, खाद्य तेल और वसा के पदार्थों के लिए अनिवार्य होता है। आप जो भी तेल वगैरह खरीदेंगे तो आप इसमें ज़रूर एक मार्का का सिग्नेचर देखेंगे। अब आपको देखना चाहिए कि अगर कोई चीज़ फोर्टिफाइड होती है,
तो F+ बना होगा वहाँ पे ऐसे, यानी कुछ में इसमें और भी पोषक तत्व मिलाए गए हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेयरनेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और 58 अगर क्वेश्चन देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन-कौन से सही है इसके बारे में? पहला है, उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बँटा है। ये स्टेटमेंट गलत है फ्रेंड्स। 4 आर्थिक क्षेत्र है क्या है? ईस्ट है, वेस्ट है, सेंटर है और बुंदेलखंड का जो एरिया है, वो है। ठीक है फ्रेंड? अगर ऐसे मान लीजिए यूपी को हम देख लेते हैं, ठीक है? तो ईस्ट, वेस्ट, सेंटर और बुंदेलखंड इस तरीके से थोड़ा मैप थोड़ा देख लेंगे फ्रेंड्स। ये हाँ, तो और चीज़ होता है सेकंड स्टेटमेंट है, वो उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। 11 ना हो कि ये 9 हैं, ठीक है फ्रेंड्स? और अगर इंडिया की बात की जाए, तो जो कृषि जलवायु है टोटल 15 भागों में डिवाइड किया गया है इसको। आप दोनों देख लेंगे। अब 59वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है। तांबे के लिए नहीं, पीतल के लिए फेमस है। ये स्टेटमेंट यही करता है। और सारी चीज़ें तो सही है, दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन यहाँ तांबे की जगह पीतल होना चाहिए था। तो स्टेटमेंट से होता है। अब मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र है, यानी स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है, ठीक है? शेष है। ये स्टेटमेंट सही है। हम देखेंगे, देखिए आप पीतल उद्योग के लिए है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर ये पूछा है तो औद्योगिक गलियारा के बारे में पूछा सकता है। एक रक्षा गलियारा बनाया था उसके बारे में पूछा सकता है। नोएडा के और गीडा के तर्ज पे लीडा बनाया जा रहा है, उसके संदर्भ में पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के जानी है, ठीक है? अब देखिए विश्व के मानचित्र पे इसको पीतल की नगरी भी जाना जाता है। 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 60वां क्वेश्चन क्या है? जौनपुर को सिराज-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। एकदम सही है। जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था। ये भी सही है। अब आप बताएँ कि जौनपुर की स्थापना किसने की? तो FPT यानी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो उसका एक भाई था, MBT मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम चौना खां था। उसी की याद में इसने, ठीक है, उसको जौनपुर की स्थापना की थी। आप यहाँ स्टेटमेंट किए होगा। देखिए, जौनपुर को सिराज-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के मान केंद्र के रूप में था, ठीक। अब देखो, सिराज-ए-हिंद जौनपुर का ऐतिहासिक नाम है। फिरोज शाह तुगलक ने शहर की स्थापना की थी। इसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में रखा गया, ठीक है, जिसका नाम जौना खां था। फ्रेंड्स, तो कुछ टाइमिंग ज़्यादा हो रही है, हमने 60 को देखा है। अब 61 से हम आगे वीडियो में देखेंगे। इसी तरीके से थोड़ा-सा समय तो लग रहा है फ्रेंड्स, लेकिन चीज़ों को एनालाइज़ करके देखने से क्या होगा कि आपके दृष्टिकोण में थोड़ा-सा एक परिवर्तन आएगा। आप चीज़ों उस तरीके से सोचना शुरू कर देंगे कि हाँ, क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है, तो हमको इस तरीके से पढ़ना है। वो करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हुआ, तो अगर सीक्वेंस कहीं बनता है, मान लीजिए किसी की डेथ होती है, तो उसको डेथ को देखेंगे, या किसी राष्ट्र का विजिट होता है, विदेशी राष्ट्र के प्रमुख आते हैं, तो उनको विजिट भी देखेंगे। या तो मान लीजिए कि आप मोदी जी कहीं किसी राष्ट्र में जा रहे हैं, तो महीने को उसको क्रम में लगा लेंगे कि हाँ, इस महीने में आ गए थे, इस महीने में आ गए थे, इस महीने में आ गए थे, ठीक? तो आप इस तरीके से अगर दिमाग को अगर व्यवस्थित रखेंगे, तो अच्छी स्थिति में होंगे। आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 61 नंबर क्वेश्चन से इसी वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट और लाइक के माध्यम से हमें इसको बताएँ, जिससे कि हमें एक मतलब एक अच्छी फ़ील हो कि हम इसको आगे कंटिन्यू और अच्छी तरीके से करें। इस पे और अच्छे से प्रेज़ेंट करें आपके सामने, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक? कैसे एक-दूसरे से इंटरैक्ट करके, जोड़ के चीज़ों को चलेंगे, तो आपके लिए अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, और आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे, और अगर अच्छा लगा होगा वीडियो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।